हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रवाह हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 6 और 7 के विद्यार्थियों के लिए। तो इसमें हमारा कार्यपत्रक हम स्टार्ट कर रहे हैं 86। तो 86 कार्यपत्रक में हमें क्या है, नीचे एक विज्ञापन दिया हुआ है, उसको हमें पढ़ना है विज्ञापन को और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखिए, तारीख दे रखी है हमें 15, 12, 23 और सोमवार टाइम दे रखा है 9 से 12 बजे तक। और 3 सबसे बड़े इनाम जो हमें दे रखे हैं, प्रथम पुरस्कार है 3000 रुपये, द्वितीय है 2000 और तृतीय है 1500 रुपये। पहली से 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए है। एक चित्रकला प्रतियोगिता है, अगर चित्रकला में जो प्रथम स्थान प्राप्त करेगा उसको 3000 और द्वितीय करेगा उसको 2000 और जो तृतीय करेगा उसको 1500 रुपये मिलेंगे। और स्थान है सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम, जनपथ, जयपुर, राजस्थान 30-20-05। ठीक है, ये हमें विज्ञापन दे रखा है और इसी को देखकर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यह प्रतियोगिता किस कार्यक्रम के लिए है? तो यह प्रतियोगिता चित्रकला प्रतियोगिता है। यह कार्यक्रम किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है? तो यह कार्यक्रम यहाँ पर ऊपर में दिया हुआ है, सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम, जनपथ, जयपुर, राजस्थान में 302-005 पे ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, कौन कौन सी कक्षा के विद्यार्थी इसमें भाग ले सकते हैं? तो इसमें पहली से 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए है। पहली से 5वीं कक्षा के विद्यार्थी इसमें भाग ले सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कार्यक्रम का समय क्या है? तो कार्यक्रम का समय हमें ऊपर दिया हुआ था, सोमवार प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक, 9 बजे से लेके 12 बजे तक। अगला हमारा है, कुल कितने रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा? तो कुल जो रुपए है वो 3000 प्रथम पुरस्कार, 2000 द्वितीय और तृतीय पुरस्कार है 1500 रुपये। तो टोटल रुपीज़ हो गए 6500 रुपये का पुरस्कार टोटल है जो दिया जा रहा है। आपके विद्यालय में कौन कौन सी प्रतियोगिताएं होती हैं? तो हमारे विद्यालय में निबंध प्रतियोगिता होती है, चित्रकला प्रतियोगिता, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता और कुछ भी आप लिख सकते हो, रंगोली प्रतियोगिता होती है। ठीक है, बहुत सारी होती हैं। तो नेक्स्ट है, कला शब्द का प्रयोग 3 नए शब्द बनाए। कला शब्द का प्रयोग करके, जैसे लोक कला, तो साहित्य कला, कलाकृति, चित्रकला। ठीक है, तो ऐसे करके हमें 3 नए शब्द बनाने थे। अगला हमारा प्रश्न है, दिए गए शब्दों का अर्थ बताएं। तो दिए गए शब्दों का अर्थ बताना है। प्रथम का होता है पहला, और स्टेडियम का हो जाएगा खेल का मैदान, इनाम का पुरस्कार और प्रतियोगिता का स्पर्धा। ठीक है, ये इसके हमने अर्थ बता दिए हैं। इसी के साथ हमारा डन होता है कार्यपत्रक 86। अगला हमारा कार्यपत्रक है 87। 87 में हमें क्या दिया हुआ है? देखिए, एक कहानी दी है, उसको पढ़कर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखिए, कहानी को हम पढ़ते हैं। हरे भरे पहाड़ पर बकरियां चरने जाती तो दूसरे तीसरे रोज एक न एक बकरी कम हो जाती। भेड़िए की इस दुर्दशा से तंग आकर चरवाहे ने वहां बकरियां चराना बंद कर दिया और बकरियों ने भी मौत से बचने के लिए बाड़े में कैद रहकर जुगाली करते रहना ही श्रेष्ठ समझा। लेकिन जाने क्यों एक युवा नई बकरी को यह बंधन पसंद नहीं आया। अत्याचारी से यूं कब तक प्राणों की रक्षा की जा सकेगी? वह पहाड़ से उतरकर किसी रोज बाड़े में भी कूद सकता है। शिकारी के भय से शुतुरमुर्ग रेत में गर्दन छुपा लेता है, तब क्या शिकारी उसे बख्श देता है? इन विचारों से ओतप्रोत वह हसरत भरी नजरों से पर्वत की ओर देखती रही। साथियों ने उसे आंखों आंखों में समझाने का प्रयत्न किया कि वह ऐसे मूर्खतापूर्ण विचारों को मन में नहीं लाए। भेड़िए के मुंह हमारा खून लग चुका है, वह अपनी आदत से कभी बाज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमें कहानी दी हुई है और इसको पढ़कर हमें क्या करना है? प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, चरवाहे ने बकरी चराना बंद किया। क्यों बंद किया उसने? क्योंकि उसको भेड़िए का डर था। ठीक है, चरवाहे को भेड़िए का डर था कि कहीं वो उनकी जो उसको है बकरियों को नुकसान ना पहुंचा दे या उसे भी नुकसान ना पहुंचा दे। ठीक है, बंधन पसंद नहीं आया। तो बंधन किसको पसंद नहीं आया? एक बकरी थी, उसको वो बंधन पसंद नहीं आया। ठीक है, भेड़िए के डर से चरने नहीं जाने पर युवा बकरी क्या सोचने लगी?
तो भेड़िए के डर से नहीं जानने पर युवा बकरी सोचने लगी कि ये अत्याचारी से यूँ कब तक जीवन की रक्षा की जा सकेगी। वह पहाड़ से उतरकर किसी रोज बाड़े में भी कूद सकता है। ठीक है, तो वो ऐसे बोलने लगी। गडरिया बकरियों को चराने के लिए कहाँ ले जाता था? तो गडरिया है जो बकरियों को चराने के लिए हरे भरे पहाड़ पर ले जाता था। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है 5वां। इस गद्यांश में कौन कौन से जानवरों के नाम आए हैं, उनके नाम लिखने हैं। तो इसमें बकरी आई है, भेड़िया आया है, शुतुरमुर्ग आया है। ठीक है, इन जानवरों के नाम आए हैं। अगला हमारा 6ठा प्रश्न है, यदि आप बकरी के स्थान पर होते तो क्या करते? तो ये बोल रहे कि मैं भी अगर बकरी के स्थान पर होता तो मैं भी छुपकर डर कर नहीं बैठता, क्योंकि समस्या का सामना करने से ही क्या होते हैं, समस्या का सामना करने से ही उसका हल होता है। ठीक है, सामना करने से उसका हल निकलता है, ना कि उस समस्या से दूर भागने से उसका हल निकलता है। ठीक है, तो ये इसी के साथ हमारा डन होता है कार्यपत्रक 87। अगला हमारा कार्यपत्रक है 88। इसमें देखिए, इसमें भी हमें एक गद्यांश दिया है और उसको पढ़कर हमें क्या करना है, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखिए हमारा गद्यांश है, विपत्तियाँ तथा प्रतिकूल परिस्थितियाँ प्राय सभी के जीवन में आती है, किंतु सदाचारी व्यक्ति इनसे कभी विचलित नहीं होता। उसमें असीम धैर्य व सहन शक्ति जैसे महान गुण होते हैं। परोपकार करना उसका स्वभाव होता है। लोग उस पर विश्वास करते हैं। सभा हो या समुदाय, सदाचार से युक्त व्यक्ति सर्वत्र पूजा जाता है। सदाचार सफलता का मार्ग है। अच्छे व्यवहार के कारण कठिन काम भी सहजता से बन जाते हैं। इसके द्वारा मनुष्य अपनी असीम शक्ति को प्रकट कर सकता है। वह अपने महान कार्यों से महापुरुष कहलाता है। ऐसे ही महापुरुष हमारे क्या होते हैं, आदर्श होते हैं। उनका व्यवहार क्या होता है, जो सद्व्यवहार होता है वो अनुकरणीय होता है। तो हमें परस्पर क्या करना चाहिए, सद्व्यवहार करना चाहिए, सभी से प्रेम से मिलकर रहना चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें से हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पूछा है कि सदाचारी व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है। तो जो सदाचारी व्यक्ति होता है वो हमें क्या है, परोपकार करना सिखाता है, मतलब परोपकार करना वो सिखाता है। दूसरा प्रश्न है, मनुष्य अपनी असीम शक्ति को प्रकट कर सकता है। तो मनुष्य अपनी असीम शक्ति को सदाचार से प्रकट कर सकता है। तो सदाचारी व्यक्ति में कौन कौन से गुण होते हैं? तो सदाचारी व्यक्ति में असीम धैर्य होता है, मतलब कोई भी काम ऐसे नहीं कि कुछ बोला तो वो एकदम से गुस्से में आ जाता है। वो धैर्य से सोच समझकर काम को करता है। सहनशील होता है। ठीक है, भावनाओं को समझने वाला, परोपकारी होता है, विश्वसनीय होता है, किसी का विश्वास तोड़ नहीं देता, और सदाचारी भी होता है। ठीक है, तो ये हमारा था तीसरे प्रश्न का उत्तर। अब हमारा चौथा प्रश्न है, देखिए, उपयुक्त गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इस गद्यांश में निम्नलिखित भावार्थ को व्यक्त करने के लिए आने वाले एक शब्द का चुनाव कीजिए। तो जो अच्छा व्यवहार होता है उसे क्या बोलते हैं, सद्व्यवहार। ठीक है, ख में है अच्छा आचरण या व्यवहार करने वाला, तो वो हो गया सदाचारी। जो व्यवहार या आदत दूसरों से ग्रहण करने योग्य हो वो होती है अनुकरणीय। ठीक है, दूसरों की मदद या भला करना क्या कहलाता है, परोपकारी। किसी भी समस्या या दुख को झेलने या सहन करने की क्षमता क्या होती है, सहन शक्ति। ठीक है, अगला हमारा 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के एक एक वाक्य लिखिए। हमें कुछ शब्द दिए हैं, इनके हम एक एक वाक्य लिखते हैं। असीम, तो लता ने अपनी असीम शक्ति से नदी पार की थी। क्या की थी उसने, असीम शक्ति से नदी पार की थी, मतलब अपनी हिम्मत से। समुदाय, तो मानव समुदाय में रहना पसंद करता है। मानव क्या है, समुदाय में रहना पसंद करता है या अकेला रहना। तो अकेला रहना किसको पसंद होता है, दुनिया में क्या हो रहा है, कहीं क्या नहीं हो रहा, उसी के अकॉर्डिंग तो आपा दुनिया से आपा भी आगे बढ़ते हैं ना। तो इसलिए सभी को, मानव को क्या होता है, समुदाय में रहना पसंद होता है। मुकाबला, आज भारत और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम का मुकाबला है। ठीक है, ये मुकाबला जैसे टीम मैच जो चल रहे हैं। और सामर्थ्यवान क्या हो गया, सामर्थ्यवान लोग परोपकारी होते हैं। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है 6ठा, गद्यांश में वर्णित गुणों वाले किन्हीं दो व्यक्तियों के नाम लिखिए जिन्हें आप जानते हैं। तो गद्यांश में क्या क्या वर्णित है, तो स्वामी विवेकानंद,
हम जानते हैं। और इसमें गद्यांश वाले गुण भी, वो सहनशील थे, अनुकरणीय थे, सदाचारी थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो ये हमारे, आप कुछ और अगर आप लोगों को किसी 2 व्यक्तियों के और नाम लगे तो वो और भी लिख सकते हो, और ये भी आप लिख सकते हो। तो इसी के साथ कंप्लीट होता हमारा कार्यपत्रक 88। अगला हमारा कार्यपत्रक है 89। इसमें हमें क्या है, एक कहानी दी है, उसको पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखिए, एक नदी के किनारे ताड़ का भारी पेड़ था। वह बहुत मोटा और मजबूत था। उसके निकट ही सरकंडे के कुछ पौधे उगे हुए थे, जिनके तने नरम और लचीले थे। एक दिन जोर की आंधी आ गई। ताड़ का पेड़ खूब मजबूत होते हुए भी बीच में टूट गया। ठीक है, तो ताड़ का एक दिन आंधी आई थी और ताड़ का पेड़ क्या है, मजबूत होते हुए भी क्या, बीच में वो टूट गया था। सरकंडों के पौधों के बीच जा गिरा। और कहाँ पे जाके गिरा, सरकंडों के पौधों के बीच में जा गिरा। तो सरकंडों और जो सरकंडों के पौधे थे उनको बीच किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई। यह देखकर वह हैरान हो गया था और वो क्या पूछने लगा था कि क्या कारण है कि नरम और कमज़ोर होने पर भी आंधी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकी। ठीक है, जबकि मजबूत होते हुए भी मैं टूट गया। ठीक है, तो ताड़ का पेड़ खूब मजबूत था फिर भी वो टूट गया, और सरकंडे बिल्कुल ही कमज़ोर थे फिर भी उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा। तो ताड़ भाई क्या बोलता है, आप अपनी शक्ति की अकड़ में झुके नहीं और टूट गए। ठीक है, तो अकड़ नहीं करनी चाहिए, वो अपनी अकड़ से टूट गया। ठीक है, परंतु हमने नरम होने के कारण झुककर आंधी की प्रभुता स्वीकार की और सुरक्षित रहे। तो इसमें मेन हमारा कहने का मतलब ये है कि हमें किसी प्रकार की अकड़ नहीं रखनी चाहिए। भगवान कब क्या कर दे किसी को कोई पता नहीं चलता। ठीक है, तो इसी की कहानी को पढ़कर हमें क्या करना है, प्रश्नों की उत्तर देने हैं। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, नदी के किनारे डैश का पेड़ था। तो किसका पेड़ था नदी के किनारे, ताड़ का पेड़ था। ठीक है, अगला है, ताड़ के निकट डैश के पौधे उगे हुए थे। तो ताड़ के निकट है जो सरकंडे उगे हुए थे। ठीक है, अगला है, ताड़ के पेड़ की विशेषता लिखिए। तो ताड़ का पेड़ क्या है, बहुत ही भारी पेड़, भारी, बहुत मोटा और मजबूत था। भारी भी था और मोटा भी था और मजबूत भी था। अगला हमारा प्रश्न है चौथा, नरम और कमज़ोर होने पर भी आंधी सरकंडों का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। क्यों, क्योंकि उन्होंने अभी भी बोला था, क्योंकि उसमें आंधी के सामने झुककर आंधी की प्रभुता स्वीकार की और सरकंडे के प्रभुता स्वीकार की और वो सुरक्षित रहे, और सरकंडे के नरम होने की वजह से वह झुक गया। ठीक है, अगला प्रश्न है पांचवा, आंधी ने ताड़ के पेड़ को क्या नुकसान पहुंचाया था। तो आंधी ने ताड़ के पेड़ को नुकसान पहुंचाया था कि वह पेड़ मतलब वो टूट गया था। ठीक है, जो आंधी का पेड़ था वो टूट गया था। तो क्योंकि ताड़ पेड़ आंधी की शक्ति के कारण सामने झुका नहीं और वह उसकी शक्ति का सामना नहीं कर सका, तो उसको नुकसान हुआ कि वह टूट गया। या फिर हम इसमें ये लिखेंगे, आप लोग ये लिखना है इसमें, आंधी के पेड़ को क्या नुकसान हुआ। ये बच्चे ने जो गलत लिखा हुआ है, ये तो नुकसान पूछा है, इसमें ये नहीं बताया कि मतलब वो झुका नहीं या कारण नहीं पूछा। ठीक है, इसमें ये पूछा है अभी इसको क्या नुकसान पहुंचाया था। तो आप लोग ये लिखना, जो ताड़ का पेड़ है वो मजबूत होते हुए भी टूट गया। ठीक है, ये रहा, ताड़ का पेड़ खूब मजबूत होते हुए भी टूट गया था। ठीक है, उसको ये नुकसान हुआ था, वो टूट गया था। अगला हमारा प्रश्न है, देखिए छठा, सरकंडे के पौधों की विशेषताएं बताइए। तो सरकंडा क्या होता है, नरम होता है तथा मुलायम होता है और आंधी के अनुसार झुकने वाला होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है सातवां, इस गद्यांश का सार अपने शब्दों में लिखिए। इस गद्यांश का सार क्या करना है, अपने शब्दों में लिखना है। तो गद्यांश के अनुसार व्यक्ति को ताड़ वृक्ष की तरह कठोर होने की बजाय क्या है, सरकंडे की तरह नरम और लचीला होना चाहिए। कहावत है कि जंगल में सबसे पहले कठोर और सीधे पेड़ ही काटे जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति को अकड़ नहीं रखनी चाहिए। ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि व्यक्ति को किसी प्रकार की अकड़ नहीं रखनी चाहिए। इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है कार्यपत्रक 89। अगला हमारा कार्यपत्रक है 90। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ये चित्र को देखना है। ये हमें चित्र दिया हुआ है 90 कार्यपत्रक में। चित्र को देखकर हमें क्या करना है, 5 वाक्य बनाने हैं। तो वाक्य हम बना सकते हैं। देखिए,
यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं, ये इसके पास छुपा हुआ है, तो यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं, लुका छुपी खेल रहे हैं। ठीक है। और एक यहाँ पे क्या डॉगी है जो पेड़ के पीछे छुपा हुआ है। ठीक है, ये देखो एक कुत्ता है जो पेड़ के पीछे छुपा हुआ है। सूरज आसमान में बच्चों को देखकर हंस रहा है। ठीक है। एक बच्चा पेड़ के पीछे छुपा है, एक बच्चा भी पेड़ के पीछे छुपा है। ये बच्चा है और ये कुत्ता है और ये बच्चा है, पेड़ के पीछे छुपा है। आसमान में एक गुब्बारा उड़ रहा है, आसमान में गुब्बारा भी उड़ रहा है। और एक बच्चा है जो कुत्ते को पकड़ रहा है या फिर कुत्ते के साथ खेल रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे वाक्य इनसे बना सकते हो। एक कुत्ता है या जो भी खरगोश है जो कि पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इससे बहुत सारे वाक्य आप लोग बना सकते हो। अगला प्रश्न है, दिए गए विज्ञापन को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। विज्ञापन है एक, उसमें खेल प्रतियोगिता है और खेल में 100 मीटर 800 मीटर की दौड़ है, लंबी कूद है, भाला फेंक और गोला फेंक भी है। और इसमें उम्र है बच्चों की 10 से 15 साल। ठीक है, और ये प्रतियोगिता कब होने वाली है, बुधवार से शनिवार को होने वाली है, मतलब 16/10/23 से 19/10/24 तक ये होने वाली है। और कहाँ पर होने वाली है, महाराणा भूपाल स्टेडियम उदयपुर राजस्थान में ये होने वाली है। तो इसको पढ़ के हमें क्या है, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ऊपर दिया गया विज्ञापन किस पर आधारित है, तो ऊपर दिया गया विज्ञापन है वो खेल प्रतियोगिता पर आधारित है। और यह कब आयोजित होगा, ये भी हमें पता है कि ये होगा बुधवार से शनिवार को 16/10/23 से 19/10/24 तक ये आयोजित होगा। किस उम्र के बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं, तो इसमें 10 से 15 वर्ष के बच्चे हैं जो भाग ले सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, यह प्रतियोगिता किस राज्य में आयोजित हो रही है, तो यह प्रतियोगिता महाराणा भूपाल स्टेडियम उदयपुर राजस्थान में आयोजित हो रही है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है कार्यपत्र 90। आगे की वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।